टोक्यो का एक शांत मोहल्ला। रात के करीब 10 बज रहे थे। एक लोकल गैंग के कुछ आवारा लड़के बीच सड़क पर अपनी बाइक्स के साथ खड़े होकर हमेशा की तरह शोर मचा रहे थे। उनका लीडर तत्सुओ सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड बिना किसी माचिस, बिना किसी चिंगारी के तत्सुओ के सिर में अचानक आग लग जाती है। आग इतनी भयानक और तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वहां ना कोई पेट्रोल था, ना किसी ने बम फेंका था। तत्सुओ बीच सड़क पर चीखता रहा और चंद सेकंड्स में जलकर राख हो गया। जब पुलिस आई तो सबूत के नाम पर सिर्फ जली हुई सड़क थी। मीडिया पागल हो गई। उन्होंने इसे स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन यानी इंसान में अपने आप आग लग जाना का नाम दिया। लोगों को लगा यह कोई काला जादू है या भगवान का कहर। लेकिन क्या सच में मौत आसमान से आई थी, या फिर यह किसी इंसान के खौफनाक और ठंडे दिमाग का मास्टर प्लान था? डिटेक्टिव डायरीज पर आपका स्वागत है। आज हम खोलेंगे डिटेक्टिव गैलीलियो सीरीज की पहली और सबसे खतरनाक फाइल, द बर्निंग। इस नामुमकिन कत्ल को समझने के लिए हमें उस रात से कुछ महीने पीछे आना होगा। तत्सुओ जहां जला था, ठीक उसके सामने एक पुराना घर था। उस घर में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जो पूरी तरह अंधी थी और पैरालिसिस की वजह से बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। उसकी देखभाल उसका भतीजा करता था, एक बेहद शांत, सीधा साधा इंसान जो एक लोकल फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ फैक्ट्री की शिफ्ट्स और अपनी मौत के करीब पहुंच चुकी बुआ की सेवा करने तक सीमित थी। लेकिन उनकी इस शांत जिंदगी में तत्सुओ और उसके गैंग ने जहर घोल दिया था। हर रात तत्सुओ का गैंग ठीक उसी घर के नीचे आकर जमा होता। वो बाइक्स के साइलेंसर निकालते और इंजन को कान फाड़ देने वाली आवाज में रेव करते। एक नॉर्मल इंसान के लिए यह शोर परेशान करने वाला था, लेकिन उस बीमार अंधी औरत के लिए यह शोर किसी फिजिकल टॉर्चर जैसा था। वो दर्द से चीखती थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। भतीजे ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस आती, लड़कों को हल्की वार्निंग देती और चली जाती। और पुलिस की गाड़ी के जाते ही लड़के और ज्यादा शोर मचाते, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों। कानून ने अपना काम नहीं किया, और जब कानून बेकसूर लोगों को नहीं बचाता तो एक बहुत शरीफ इंसान भी कोई खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। उसने फैसला कर लिया, अगर पुलिस उन लड़कों को चुप नहीं कराएगी तो वो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देगा। लेकिन वो कमजोर था, सड़क पर जाकर उनसे लड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से हमला किया। टोक्यो पुलिस का डिटेक्टिव शुनपेई कुसानगी बुरी तरह फंसा हुआ था। उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। उसने उस शांत भतीजे से इंटेरोगेशन की। भतीजे ने आराम से कहा, मैं तो घर के अंदर अपनी बुआ को दवाई दे रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। और कुसानगी के पास उस पर शक करने का कोई लॉजिक ही नहीं था। जिस एग्जैक्ट सेकंड में तत्सुओ जला, भतीजा अपने लॉक किए हुए घर के अंदर था। उसने सड़क पर कदम तक नहीं रखा था। क्या किसी ने मीलों दूर से किसी स्नाइपर राइफल से कोई केमिकल बुलेट फायर की? कुसानगी का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो रहा था। जब लॉजिक फेल हो जाता है और मर्डर पूरी तरह नामुमकिन लगे, तब आपको पुलिस की नहीं, एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। कुसानगी भागता हुआ अपने कॉलेज फ्रेंड प्रोफेसर मनाबू युकावा के पास आता है, जिसे पुलिस वाले चुपचाप डिटेक्टिव गैलीलियो बुलाते हैं। युकावा को इंसानी इमोशन से कोई मतलब नहीं, उसे इंसाफ की कोई फिक्र नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल बातों से नफरत है। कुसानगी उसे काले जादू और स्पॉन्टेनियस कंबशन की कहानी सुनाता है। युकावा इंस्टेंट कॉफी का एक घूंट लेता है, अपना चश्मा उंगली से सेट करता है और कहता है, जिसे तुम सुपरनेचुरल कह रहे हो कुसानगी, वो सिर्फ साइंस है जिसे तुम्हारा छोटा दिमाग अभी समझ नहीं पा रहा। जब युकावा सड़क पर पहुंचता है तो वो जमीन पर बारूद या पैरों के निशान नहीं ढूंढता। उसकी आंखें बिल्डिंग्स, पोल्स और वेंडिंग मशीन्स के एंगल्स को कैलकुलेट करती है। अचानक एक खंबे के ऊपर उसे एक छोटा सा रिफ्लेक्टिव शीशा नजर आता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। उसने मिस्ट्री सॉल्व कर ली थी। वो कुसानगी की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हारे सस्पेक्ट ने वाकई घर से बाहर कदम नहीं रखा।
उसने कोई गन या बम यूज नहीं किया, उसने रोशनी को अपना हथियार बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से मिस्ट्री एक साई-फाई थ्रिलर बन जाती है। वो भतीजा एक मेटल प्रोसेसिंग प्लांट में काम करता था। महीनों से वो चुपचाप फैक्ट्री से इंडस्ट्रियल लेजर्स के स्क्रैप पार्ट्स चुरा कर ला रहा था। अपने बेडरूम में बैठकर उसने एक हाई पावर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर असेंबल कर ली थी। एक ऐसी लेजर जो सेकंड्स में स्टील की चादर को पिघला सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेजर तो बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है और तत्सुओ जहां खड़ा था वो भतीजे की खिड़की से डायरेक्ट नजर ही नहीं आता था। बीच में एक कॉर्नर था, तो भतीजे ने लेजर की बीम को मोड़ा कैसे? यहीं पर उस कातिल का असली खौफनाक जीनियस दिमाग सामने आया। उसने लेजर को मोड़ा नहीं, उसने उसको रिफ्लेक्ट किया। कत्ल से कुछ दिन पहले भतीजे ने चुपचाप सड़क के एक टेलीफोन पोल, एक होर्डिंग और एक वेंडिंग मशीन पर छोटे छोटे हाई क्वालिटी शीशे चिपका दिए थे। उसने फिजिक्स के हिसाब से रिफ्लेक्शन के एंगल्स को इतना परफेक्टली कैलकुलेट किया कि वो सारे शीशे मिलकर एक इनविजिबल स्नाइपर राइफल बन गए। मर्डर की रात जैसे ही तत्सुओ ने बाइक रेव की, भतीजे ने अपने कमरे से वो इनविजिबल इंफ्रारेड लेजर फायर कर दी। बीम खिड़की से निकली, पहले शीशे पर लड़ी, वहां से दूसरे पर बाउंस हुई, तीसरे से टकराई और सीधा तत्सुओ के सिर पर फोकस हो गई। और आग इतनी जल्दी क्यों लगी? क्योंकि तत्सुओ अपने बालों में जो सस्ता हेयर जेल लगाता था वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील था। जैसे ही लेजर की भयानक गर्मी उस जेल पर पड़ी, बूम, वो जिंदा जल गया। जब युकावा ने पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में वो शीशे और लेजर का मैथमेटिकल डायग्राम टेबल पर रखा, तो वो शांत इंसान अंदर से टूट गया। उसने इनकार नहीं किया, उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। उसने कुसानगी को देखते हुए रोते हुए कहा, तुम पुलिस वाले हो ना? मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि उनका शोर मेरी बुआ की जान ले रहा है। तुमने कुछ नहीं किया। मैंने यह इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कत्ल करने में मजा आता है। मैंने यह इसलिए किया ताकि मेरी जिंदगी में बची मेरी आखिरी फैमिली मेंबर अपनी आखिरी सांसें शांति से ले सके। कमरे में एक भारी घुटन भरा सन्नाटा छा गया। कुसानगी को एहसास हुआ कि सिस्टम के फेल होने से एक शरीफ, प्यार करने वाला इंसान मॉन्स्टर बनने पर मजबूर हो गया। युकावा चुपचाप कमरे से निकल गया। उसने सच ढूंढ लिया था और एक साइंटिस्ट के लिए सच मिलने के बाद का अंजाम उसका काम नहीं है। डिटेक्टिव गैलीलियो का पहला केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था, यह एक खौफनाक वार्निंग थी। जब रोजमर्रा के इंसान के हाथ में एडवांस साइंस आ जाए और कानून मदद करने से मना कर दे, तो कोई भी अपने कमरे की खिड़की से भगवान का कहर बरसा सकता है। कुसानगी को लगा कि यह सबसे इम्पॉसिबल केस था जो वो कभी देखेगा, पर वो गलत था, क्योंकि अगला कातिल रोशनी का नहीं, पिघले हुए लोहे से बने एक नकाब का इस्तेमाल करने वाला था। द मेटल मास्क, एक लॉक्ड रूम मर्डर जहां कातिल लाश के पास विक्टिम के ही चेहरे का परफेक्ट सॉलिड मेटल मास्क छोड़ जाता है। क्यों? ये हम डिकोड करेंगे एपिसोड 2 में। अगर आपको ये डीप डाइव स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर पुलिस आपको अकेला छोड़ देती तो उस भतीजे की जगह आप क्या करते? मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले केस में। इम्पॉसिबल पे सवाल उठाते रहिए, यहीं पर डिटेक्टिव डायरीज पर।